अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़िरा, क्या चल रहा है और कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो आलमी ख़बरों में तो सबसे बड़ी ख़बर हज की है कि आज जो है यौम अरफा है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग जो है अरफा के मैदान में जमा हैं और अल्लाह ताला आज बहुत ज़्यादा खुश होगा और हाजी लोग हुज्जाज किराम अपनी अपनी मग़फ़िरत करवा रहे होंगे। और फिर आज ये लोग मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा आ जाएंगे, रात यहाँ गुजारेंगे और फिर कल जो है मिना आ जाएंगे। अब मिना में ये लोग जो है फिर कंकड़ी मारेंगे, उसके बाद जो है कुर्बानी करेंगे, फिर बाल वगैरह कटवाएंगे और फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए आ जाएंगे और सही वगैरह करके फिर मिना वापस आ जाएंगे। और परसों हम लोगों के बकरीद है, तो हाजियों के लिए ईद की नमाज नहीं है क्योंकि उनके जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वाली दिन रहता है वो। तो कल जो है हाजियों के लिए, आज जो है काफ़ी मुश्किल दिन रहता है अरफात के मैदान में धूप वगैरह की वजह से। लेकिन काफ़ी लोग जो है फर्स्ट मरतबा जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि देरीना हसरत पूरी होती है। रात में ज़्यादा लुत्फ़ आता है और फिर कल जो है थोड़ा सा हैक्टिक डे रहता है। काफ़ी अरकान जो है वो अदा करने रहते हैं, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़े मुश्किलात रहते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम के जो है आसानियाँ फरमाए और उनके जो है इबादत को, उनके अरकान को, उनके हज को कबूल फरमाए और हम लोगों को भी अल्लाह ताला इस लायक बनाए कि हम लोग भी हज कर सकें और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें। तो इस पे मैं जो है वीडियो भी बनाया हूँ बच्चों के लिए और स्टूडेंट ग्रुप में ऑडियो भी सेंड किया हूँ अरफा के दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मामला था ईरान और अमेरिका को लेकर के, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आज ऐलान हो जाएगा कि सीज़ फायर जो है मुकम्मल। लेकिन यहाँ से भी ये ख़राब खबर आ रही है और रशिया यूक्रेन की जंग के ताल्लुक से भी। तो पहले जो है ईरान की खबर जो है देता हूँ। तो देखिए पहले जो है ये पाकिस्तान जो है मुसालहत करा रहा था, तो एक मरतबा जो जेडी वेंस वगैरह यहीं आया था। लेकिन अभी जो है ये मामला आ गया है कि अब कतर में ये मामला हो गया है। तो कतर में जो है अब्बास अराक्ची साहब भी आए हैं, अब मोहम्मद बाकर कालीबाफ साहब भी आए हैं और वहाँ के जो है स्टेट बैंक के गवर्नर भी आए हैं। यानी हो सकता है कि अमेरिका जो है टोकन के तौर पर कुछ पैसा रिलीज़ करे, तो वो जो है हिसाब किताब के लिए भी आए होंगे या निगोशिएट करने के लिए कि पाबंदी कैसे ख़त्म होगी और जो है एसेट वगैरह कितना है, कैसे फ्री रिलीज़ होना है। तो आज जो है समझिए रात ही में अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे। और मतलब सिर्फ सिंबॉलिक हमला नहीं, मतलब वाकई में हमला। यानी मिलिट्री साइट पे जहाँ पे मिसाइल स्टोर वगैरह होता है वहाँ पे, और आईआरजीसी के 4 जवान को शहीद कर दिया उसने। अब ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और उसका कारण कि हम उसका ड्रोन को उड़ा दिए हैं। लेकिन ये ड्रोन व्रोन उड़ाने से कुछ नहीं होता है। इंसान अब वहाँ जो है अमेरिका में से इंसान की अहमियत है, यानी अमेरिकन शहरी की अहमियत है। तो वहाँ डैमेज करेंगे तो उन्हें दर्द होगा, वरना जो है ये सबसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ऐसा लग रहा था कि ये गुफ्तशनीदी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईरान जो है धमकी दे रहा था कि अब दोबारा अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये बर्दाश्त के काबिल है। और दूसरी बात यह है कि लेबनान पे बहुत तेज़ हमला शुरू कर दिया हिजबुल्लाह वगैरह पर बेंजामिन नेतन्याहू ने। कहा कि अंधाधुन जो है बमबारी करो एकदम। तो कल जो मैं आप लोगों को बताया था कि असल मसला जो फंसेगा वो लेबनान का ही फंसेगा। ये सब तो सिंबॉलिक है, ये असल में जो है उसे लेना है, अपने हुदूद को ये आगे बढ़ाना है। और डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट ही यही है कि इसराइल बहुत छोटा है, उसको बड़ा करना है। तो उसको जो सीरिया में से लेके देना है, लेबनान में से थोड़ा सा लेके देना है, जॉर्डन में से लेके देना है, मिस्र में से लेके देना है,
तब जाकर के वो हिस्ट्री में नाम कमाएगा कि इसने जो है इजराइल के लिए बहुत कुछ किया। तो अगर सीज फायर हो भी जाए तो यहाँ पर मामला जो है फंस जाएगा। और अब तो यहाँ पे क्या मामला फंसेगा, ईरान में भी फंसता नज़र आ रहा कि हो भी जाए और फिर भी जो है अमेरिका जो है गाहे बगाहे उस पर अटैक करता रहे, अब बोले कि यह सेल्फ डिफेंस में है। तो ये तो समझिए मुआहदा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग देख चुके हैं कि वो सीरिया में भी कभी भी जो है अटैक कर देता है, गजा में भी अटैक कर देता है, लेबनान पे भी अटैक कर देता है। मुसालहत है तो सीज फायर का मतलब तुम्हारे तरफ से सीज फायर, हमारे तरफ से सीज फायर नहीं है, हमारे तरफ से लेस फायर होगा, कम फायर होगा। यानी हम 100 रोज़ाना मारते हैं तो हम 10 ही मारेंगे, तो ये हमारे यहाँ से, वरना जो कंप्लीट सीज फायर इसराइल के यहाँ से नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर जो है ईरान कबूल करता है तो देखिए। दूसरी बात यह है कि ईरान ने, अमेरिका ने जो है अपना चेंज भी थोड़ा सा टोन को चेंज किया है कि यहाँ पर जो इनरिच यूरेनियम है 400 किलो के करीब, तो कह रहा है कि या तो अमेरिका को दे दो या फिर जो है तुम कहीं अपने ही से खुद ने उसको नष्ट कर दो, या फिर कोई काबिल एतबार मुल्क में जाकर के नष्ट करो। ये तुमको ऑप्शन हम 3 देते हैं। यानी ये आप जिद हम छोड़ रहे हैं कि अमेरिका ही को हवाले करना है, जाने दो उसको, लेकिन वो बर्बाद होना चाहिए हमारी आंखों के सामने। तो यहाँ तक थोड़ा लचक दिखाया है। बकिया डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अलग ही मामला छेड़ दिया कि ये सारे गल्फ कंट्रीज वालों से जो है फ़ोन पे बात किया, एक साथ जो है सबको कॉन्फ्रेंस में लिया, तो ये बर्दगान को भी, मोहम्मद बिन सलमान को भी, फिर ओमान के, कतर के, सबको समझिए, और आसिम मुनीर को, सबको। अब फिर जब बात करते करते कह दिया कि देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दूँ तो इसके लिए तुम लोगों को जो है एक काम करना होगा, और वो ये कि अब्राहम अकॉर्ड में आना होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, कुर्बानी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम तो तुम लोगों को है, तुम्हारी मदद के लिए मैं आ रहा हूँ, तो मदद चाहिए तो तुम लोग इसराइल को कबूल करो। तो कहा जाता है कि सब लोग जो है खामोशी हो गए, तब चुप्पी साध दी है। इवन के डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा कि भाई ये लोग लाइन पे हैं या जो है फोन कट गया, तो कोई कुछ नहीं जवाब दिया। ये लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं उन लोग। तो अब ये देखिए कि ये लोग जो है धीरे धीरे कबूल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ करके, या नहीं करते हैं, या ये लोगों को पहले ही से साजबाज है। आसिम मुनीर वगैरह पहले ही वादा वहीद कर चुका है कि आप जो बोलेंगे फ़लस्तीन के ताल्लुक से हम लोग करेंगे, आप हमारी हुकूमत को लेजिटिमेट कर दीजिए और इमरान खान के बारे में कुछ मत बोलिए। तो ये जो है कुछ ना कुछ तो सौदा हो चुका है। फिर भी देखिए कि मामला क्या होता है। तो जो खबर थी मैं बता दिया, ज़्यादा मैं अपना तज्जिया नहीं किया हूँ। अब यह है कि इतना बड़ा हमला हो गया है कि ईरान को तो इस मुसालहत से निकल जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि उसकी भी मजबूरी हो, तो जिसकी वजह से 4-4 जवानों के जो है शहादत बर्दाश्त कर लेना मामूली बात नहीं है। अब उसके बदले में असलहा को, ड्रोन को मारना उड़ना, ये सब कोई मतलब नहीं। हाँ, 4 के बदले में आप 2 फौजी मार दीजिए, तब जो है उसका कोई मतलब है। अब उसने आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया और उसके बदले में आप जो है 40 ड्रोन मार दीजिए, वो सब। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करते, इटामिर बिन गफीर को करते, लीडर के बदले में लीडर, तब ना पता चलता कि आंख के बदले में आंख हो रहा है, तब जाकर के असर पड़ता, वरना कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये है कि अभी कमज़ोरी है, अगर है कि भाई हमारे पास इतनी ही सलाहियत है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसके जो है सपोर्टर कहें कि ईरान सुपर पावर बन गया है, पूरी दुनिया को देख सकता है, तो भाई थोड़ा सा 4 फौजी के बदले में तो 4 को तुम भी टपका दो कम से कम। तो ये जो है यहाँ के बारे में अपडेट है। लेकिन फिर भी बातचीत हो रही है। अब्बास अरागची साहब, मोहम्मद बाकर कालीबाग साहब, ये सब जो है कतर में हैं, और मार्को रूबियो ने भी कहा है कि नहीं, बातचीत है और उम्मीद है कि आज जो है ऐलान हो जाए उसका। तो कुछ भी हो सकता है। तो अब तो जो पैटर्न दिखा है उससे तो ये भी लग रहा है कि वो हो भी जाए, उसके बाद भी प्रैक्टिकल इजराइल मानेगा या नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल लग रहा, बहुत मुश्किल। ख़ास तौर से लेबनान के बारे में मानेगा या नहीं मानेगा, मुझे तो 10% चांस लग रहा है।
90% लग रहा है कि वो पहले की तरह करेगा। तो अब देखिए कि ईरान जो है इसको किस तरह लेता है। ये मुआहदा अब पहले किस लेवल पे होता है, कौन इसका गारंटर बनता है। अब इस तरह अमेरिका जो है सुबह उठे मुआहदा होने के बाद भी हमला कर दे तो कौन गारंटी लेगा। आप अमेरिका को कौन कॉलर पकड़ने जाएगा। वो तो पूरे पूरे सदर को उठा के ले आता है तो कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर अगर वो वादा भी कर दे तो क्या कर लेगा। इसके पास लिवरेज में दो ही चीज़ है, या तो वो इनरिच यूरेनियम है कि जिसके बारे में धमकी है कि हम इसको एटम बम बना देंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब पता नहीं वो एटम बम भी क्यों नहीं बना रहे हैं। जब से गज़ा का मामला शुरू हुआ तभी से स्पीड काम कर लेना चाहिए था, 2-3 साल तो मौका मिल गया। लेकिन पता नहीं कौन सा फतवा को वो लोग अमल करते रहते हैं। भाई चलाने के लिए नहीं रहता, वो दिखाने के लिए रहता, डराने के लिए रहता है। तो डराने के लिए बना लो ना, मत चलाना। उसको फतवा लगा देना कि भाई इसको चलाना हराम है, बनाना कहाँ से हराम हो जाएगा। अजीब व गरीब मामला है भाई। बंदूक जो है इनोसेंट पे चलाना हराम है ना, बंदूक रखना कोई हराम क्यों थोड़ी हो सकता है। एटम बम मत चलाना तुम, लेकिन बना तो लो अगर उस सलाहियत है तो। इंडिया में आप देखिए कि मार्को रूबियो आया हुआ था, आज शायद चला भी जाएगा, 4 रोज के विजिट पे आया था। तो क्वाड के भी जो है सारे फॉरेन मिनिस्टरों वगैरह को बुलाया था। मीटिंग भी हुई है। एस जयशंकर हैं जापान के, फिर ऑस्ट्रेलिया के, और एक और अमेरिका के। तो ये समझ जाइए कि जब चाइना से जो है खाली हाथ आया है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको फिर जो क्वाड याद आया है, इंडो पैसिफिक याद आया है, इंडिया याद आया है। अब इंडिया को तो चाहिए था कि धुतकार देना चाहिए था कि जब कहीं कुछ नहीं दाल गिरी तो फिर जो यहाँ आ गए, तो फिर ऐसे कर देना चाहिए। लेकिन पता नहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप की अजीब व गरीब मोहब्बत है इन लोगों को। तो वो तो कितना भी जो है कोई इंसल्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका एक मर्तबा हाथ बढ़ाए तो जो है 10 हाथ आगे बढ़ जाता है। वरना तो अगर इंडिया जो है थोड़े से जो है सही मौक़िफ़ दिखाता, यहाँ यहाँ पे सही गवर्नमेंट रहती, तो ब्रिक्स वगैरह तो इतना मजबूत हो गया होता, इतना गोल्डन चांस था कि अमेरिका को तो याद दिला दिया जाता उसको औकात। जिस तरह वो जो है तजलील करता रहता है, चाइना की भी तजलील करता रहता है, रेसिस्ट रिमार्क्स देता रहता है। खुद जो है मार्को रूबियो से जो है सवाल भी किया गया, लेकिन पता नहीं क्या है। अब इसके बाद जो है रशिया यूक्रेन जंग के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे तो लग रहा है कि रशिया अलग ही मूड में आ गया है। अब इतना ज़्यादा, क्या कल मैं बताया था कि बहुत बड़ा हमला कर दिया, और अब तो समझ जाइए कि सर्गी लेवरो जो यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने तो मार्को रूबियो को फ़ोन किया यहाँ पर जी था कि यहाँ से तुम यूक्रेन से अपने एम्बेसडर वगैरह को वापस बुला लो। क्यों? अब मैं यहाँ पर जो है ताबड़तोड़ हमला करने वाला हूँ, तो कोई भी इज्जत में आ जाएगा, तो बेहतर है कि पहले वार्निंग दे दे रहा हूँ। और सारे लोगों को अब कॉमन ऐलान किया है कि जितने भी फॉरेनर हैं सब खाली कर दें, यूक्रेन को कुछ बड़ा होने वाला है। और मार्को रूबियो को ख़ास तौर से कि अमेरिकन शहरी को निकाल लो वरना कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप देखिए कि पुतिन जो है कुछ बड़ा कर देगा, कुछ जो है न्यूक्लियर या कोई टैक्टिकल या कुछ इस्तेमाल कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी उसके नाक में दम कर दिया है। ये बाल्टिक वाले भी थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं, तो इस लिहाज से उसको भी लग रहा है कि अब इसको कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो समझिए कि मिसाइल वगैरह तो बड़ा बड़ा निकाल ही लिया है, ख़तरनाक ख़तरनाक। अब वो चला देगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो है बोलीविया में पर गवर्नमेंट परेशान परेशान है प्रोटेस्टर वगैरह से, और अब तो समझ जाइए कि पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करते करते प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरने जा रही है। अब प्रेसिडेंट जो है रोड्रिगोज लास, वो तो बेचारा हर चीज़ मानने के लिए तैयार है, हर चीज़। लेकिन अब प्रोटेस्टर जो है सड़क पे आ गए हैं तो आ गए। यहाँ तक कहा कि हम जो अपनी सैलरी 50% कर लेते हैं, चलो महंगाई है ना तो हम लोग भी आधी सैलरी लेंगे, हमारे सारे ऑफिशियल लेंगे। फिर भी पब्लिक जो है मान नहीं रही है। तो देखिए लगता है कि इनकी गवर्नमेंट गिरा ही करेगी। ये बोलीविया जो है, ये समझिए कि स्पेन के जो है कॉलोनी
और ये 1825 में इसको आज़ादी मिली थी। फिर ये चीले वगैरह से जो है इसकी लड़ाई हो गई तो बेचारा लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया, ये लोग कब्जा कर लिया, वरना चीले वगैरह यहीं तक था, ये बढ़ा दिया यहाँ तक। पेरू वाले भी इधर आ गए, इधर ये बेचारे को लैंडलॉक्ड। तो दो ही कंट्री है, पराग्वे और बोलीविया, वरना सब जो है ये सबको समंदर का एक्सेस है। साइमन बोलीवार यहाँ का बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, तो उसी ने पूरे को ये कराया था। और ये चे गवारा जो है, जिसने कम्युनिस्टों के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है उसने इनकलाबी लीडर था एक लिहाज से, तो ये यहीं पे मरा था 1967 में। यानी मरा क्या था, उसको पकड़ लिए थे यहाँ के फौजी लोग, यहाँ पे बगावत करवा रहा था वो, बागी लोगों का साथ दे रहा था या इनकलाबी लोगों को, तो यहाँ के फौजियों ने उसको पकड़ करके फिर उसको मार दिया। तो ये साइमन बोलीवार ये जो है, चे गवारा जो है, जो क्यूबा के भी जो है इनकलाब में बहुत बड़ा रोल अदा किया था, वो यहीं 1967 में वो समझे कि कत्ल कर दिया गया था। तो देखिए मामला क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा शेयर कर दूं। अब ईद वगैरह की भी तैयारी भी है, और समझिए कि बकरा वगैरह को भी ध्यान देना रहता है, और एडिटर साहब भी नहीं हैं, तो बस ये है कि किसी तरह से जो है 4-5 रोज़ ऐसे ही चलेगा, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब एडिटर सब आ जाएंगे तो सिस्टमेटिक जो है हम लोग काम शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। और नंबर क्या था मैं तो भूल ही गया, कल कोई साहब मांग रहे थे कि वो नंबर दीजिए, फ़ीस अदा करनी है। तो फ़ीस अदा करने के लिए नंबर जो है 7756942595 इस पर मैसेज करना है, नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है। कोई साहब बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि फ़ीस भेजनी है, फ़ीस भेजने के लिए तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और लिखिए कि मुझे एडमिशन लेना है, तो 300 रुपये मंथली आप अदा करेंगे। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ, तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, 200 भी अदा कर सकते हैं, 100 भी अदा कर सकते हैं, 50 भी अदा कर सकते हैं, 50 से कम मत अदा कीजिएगा। तो ये है एडमिशन लेने का तरीका। हाँ, बकिया मैं जो है ग्रुप में बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ और ऐसे वीडियो देता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह।